लो। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो फिर हमारी मर्जी से शादी कर लो। भैया ने पापा से ही कह दिया कि आप ही पसंद कर लो। फिर हमारे घर सीमा भाभी दुल्हन बनकर आई। हमारी खुशी दोगुनी हो गई। हमने खुशी खुशी भैया भाभी को शहर भेज दिया, लेकिन हमारी जिंदगी में फिर दुखों ने दस्तक दी। हमारी मम्मी पापा का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती। हमारा यहाँ कुछ नहीं रह गया था। भैया मुझे भी अपने साथ शहर ले आए और हमारा पुराना मकान बेचकर यहीं एक मकान ले लिया। ये मकान काफ़ी अच्छा था। इसमें 3 कमरे थे, उनमें से 2 तो हमारे हो गए। तो भाभी ने कहा, ये जो एक बचा हुआ कमरा है खाली रखने से क्या फ़ायदा, इसे किराए पर दे दिया जाए। भैया को भी ये आइडिया पसंद आया और उन्होंने पास के ही एक ब्रोकर से कह दिया। जल्दी ही हमें एक किराएदार मिल गया जिसका नाम राजीव था। वो एक IT प्रोफेशनल था। उसका अधिकतर वर्क फ्रॉम होम ही रहता। वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही ऑफिस जाता था। वो अकेला था, तो भैया ने उसका खाना भी हमारे यहीं करवा दिया था। राजीव खाने के पैसे अलग से देता था। राजीव अब हमारे घर जैसा ही हो गया था। मैं उन्हें राजीव भैया कहती थी, तो भैया भी उस पर शक जैसी कुछ नहीं करते थे। और भाभी से तो वो प्यार ही इतना करते थे, तो उन पर तो शक जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन कैंपस में नहीं हुआ था। भैया ने कई कंपनी में मेरा रिज्यूम लगवाया, तो अक्सर मुझे भी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता था। भैया के ऑफिस जाने के बाद मैं भी इंटरव्यू देने के लिए निकल गई। भाभी ने मुझसे पूछा भी था मैं कब तक आऊँगी, तो मैंने कहा, भाभी फॉर्म तो हो ही जाएगी। मैंने देखा था राजीव अपने कमरे में काम कर रहा था और भाभी किचन में, लेकिन मुझे घर से निकले अभी मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे। मुझे याद आया कि मेरी फ़ाइल बदल गई है। मैं कोई और फाइल ले आई हूँ। मैंने ऑटो वाले को ऑटो घुमाने को बोला। मैं घर के दरवाजे पर पहुँची तो मैंने देखा दरवाज़ा अंदर से लॉक है। ऐसा कभी नहीं होता था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने खूब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। फिर झटके से दरवाज़ा खुला। सामने राजीव था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंद साफ दिख रही थी, जिन्हें वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैं एकदम झटके से अंदर चली गई। मैंने देखा भाभी लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ चली गई, पर मुझे इन सब पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। मैं जल्दी से अपने कमरे में गई, फाइल उठाई और उसी तेज़ी से बाहर निकल गई। शाम को भैया और मैं घर आ तो भाभी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मेरे दिमाग में सुबह की बात अभी निकली नहीं थी। मैंने भाभी से पूछा, भाभी आप कहाँ थी? मैंने सुबह कितना फ़ोन किया आपको, आप मुझे फ़ाइल घर के बाहर देने आ जाओ, और दरवाज़ा भी नहीं खोला। भाभी अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, अरे वो मुझे आवाज़ तो आ रही थी, पर मैं क्या करती। उस वक्त मैं बाथरूम में थी। वह राजीव ने बताया था मुझे तुम आई थी, तभी भैया की आवाज़ आई, अरे सीमा मुझे भी थोड़ा टाइम दे दो। सारा दिन तो अपनी ननद के साथ ही रहती हो भाई, थोड़ा बहुत टाइम हमारे लिए भी बचा लो। भाभी तो पहले ही मेरे सवालों से डरी हुई थी। उन्हें अच्छा बहाना मिला और वह चली गई, लेकिन शक का एक बीज मेरे दिमाग में पनपने लगा। अब मैंने अपने आसपास ध्यान देना शुरू किया। मैंने देखा कि राजीव भैया भाभी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है। वह बातें करते हुए भाभी को इधर उधर हाथ मारता रहता था और भाभी मुस्करा देती। मैं कई दिन से देख रही थी। भैया के ऑफिस जाने के बाद जब मैं खाना खाकर अपने कमरे में जाती तो भाभी मौका देखकर राजीव के कमरे में पहुंच जाती थी और घंटों बाद लंगड़ाते हुए बाहर निकलती थी। मैंने देखा भैया के ऑफिस जाते ही आज फिर से भाभी हमारे किराएदार के कमरे में चली गई और कुछ टाइम बाद बाहर निकली तो लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चली जाती। मुझे बहुत अजीब लगा, पर यह सिलसिला रोज़ शुरू हो गया। भैया के ऑफिस जाते ही भाभी हमारे किराएदार राजीव के कमरे में चली जाती और लंगड़ाते हुए बाहर निकलती। मुझे यह सब देखते हुए कई दिन हो गए थे। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया था, हो ना हो इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मेरी भाभी मेरे भैया को धोखा दे रही है। मेरा दिमाग ये सोच कर फटा जा रहा था, क्या नहीं दिया मेरे भैया ने भाभी को इतना प्यार करते हैं, जो कहती हैं वही ला कर देते हैं, जहाँ जाना चाहती हैं वही लेकर जाते हैं। फिर क्यों इस कुलकर्णी ने
मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद कर दी। और ऐसा क्या है इस राजीव में जो इसके साथ मिलकर धोखा दे रही है। अब मैं भाभी से कटी कटी ही रहती, अच्छे से बात भी नहीं करती। और मैंने ठान लिया था मैं इसे रंगे हाथ पकड़ कर रहूंगी। फिर एक दिन मुझे इंटरव्यू कॉल आया। भैया ने कई दिन से ही कहना शुरू कर दिया था कि सारा सामान अच्छे से रख लेना, भूल मत जाना। कुछ भी तो सबको पता था मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी, पर मैंने मन बना लिया था कि मेरे लिए भैया से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं इंटरव्यू देने नहीं जाऊंगी, मैं पता लगाऊंगी आखिर घर में क्या चल रहा है। मैं निकली जरूर, लेकिन चुपके से जाकर राजीव के कमरे में जाकर छुप गई। उस वक्त राजीव सो रहा था, दोपहर का टाइम था। वो अक्सर दिन में सोता रहता था। उसका ऑनलाइन काम था तो लेट ही शुरू होता, फिर देर रात तक चलता रहता था। उस वक्त कमरे में अंधेरा था। थोड़ी देर में भाभी आई और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। राजीव ने कहा, भाभी आप आ गई? उन्होंने कहा, हाँ देवर जी। फिर राजीव बोला, ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। भाभी ने हाँ कह दिया। कमरे में इतना अंधेरा था कि कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उठकर लाइट जला दी। मैं तो देखकर हैरान हो गई। सामने भाभी खड़ी थी, वह भी पूजा की थाली के साथ, और राजीव पीछे का दरवाज़ा खोल रहा था। वह लोग मुझे देखकर चौंक गए और मैं उनसे ज़्यादा। मैंने पूछा, ये यहाँ चल क्या रहा है? राजीव बोला, अब छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, भाभी बता दीजिए। भाभी ने बताया कि हमारे पंडित ने तुम्हारे भैया पर काल दोष बताया था। उन्होंने कहा उनके माता पिता की तरह एक्सीडेंट में अकाल मृत्यु के योग हैं। अगर उपाय किए जाएं तो यह दोष मिट सकता है। पर जब मैंने तुम्हारे भैया से बात की तो वह बोले ऐसा कुछ नहीं होता और मेरे घर में ये सब अंधविश्वास नहीं चलेंगे, और मुझे बहुत डांटा। पर मैं डर गई थी, इसलिए राजीव ने मेरी सहायता करने के लिए कहा। मुझे लगातार 31 दिन तक नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते हुए पूजा करनी थी, और साईं मंदिर यहाँ से बहुत दूर भी है। तो राजीव और मैं बाइक से जाते हैं। वहाँ की ज़मीन पथरीली है तो वहाँ नंगे पांव चलने से छाले पड़ जाते हैं। पर मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ तो मैं यह सब करती रही। पर मुझे पता था कि वह यह सब झूठ बोल रही है। उन्होंने यह सब पहले से ही प्लान कर रखा था कि अगर हम फंस जाएंगे तो हम यह बहाना बना लेंगे। क्योंकि मैंने एक दिन चोरी छुपे से उनके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा वह मंदिर के पीछे पुराने से घर में जाते और बहुत देर तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल कर आते। घंटों तक क्रिकेट खेलने के बाद भाभी की हालत बहुत ही खराब हो जाती थी। लेकिन मैं अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे ज़्यादा दबाव बनाने पर भाभी घर छोड़कर भी जा सकती थी। इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और यह सिलसिला अब भी चल रहा है। लेकिन मैंने भैया कुछ बात के लिए कह दिया है और भैया धीरे धीरे उस किराएदार को अब बाहर निकलने वाले हैं।